सबको बधाई। आज कैबिनेट ने डीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है और टोटल 9,448 करोड़ एनुअली 9,448 करोड़ एनुअली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के पे चेक में ऐड होगा। बहुत बधाई सबको। लोग इसका कैलकुलेशन वगैरह तनख्वाह साहब ने कहा कि बहुत सारे हैं, करना चाहिए। मैं तो उनको निमंत्रित करता हूं। तनख्वाह स्वाब आप जितने भी छूट गए इसकी सूची लाइए, आधी सेकंड में मैं रजिस्टर कर आपको एक्नॉलेजमेंट। मान्यवर, ऑनलाइन प्रक्रिया है और मैं आज इस महान सदन के माध्यम से देश भर में बिखरे पड़े कश्मीरी पंडित और अन्य विस्थापितों को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार आपको न्याय देने के लिए कमिटेड है। आप मुझे लिखिए, कश्मीर सरकार को लिखिए, किसी भी विज्ञ के बगैर आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। आप मतदार भी बनोगे, चुनाव भी लड़ पाओगे और जम्मू कश्मीर के अंदर आप मंत्री बनकर भी जा सकते हो। आपको पूरा मान्यवर, 3 युद्ध भी हुए। 1947 में और 48 में युद्ध हुआ। 31,779 परिवार आज के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से शरण लेकर भारत में आए। इनमें से 26,319 परिवार तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य में बसे और शेष 5,460 परिवार अन्य भागों में बसे। दूसरा युद्ध हुआ 65 और 71 का और छम्ब और नियाबत क्षेत्र से लगभग 10,065 परिवार विस्थापित हुए। 3500 परिवार 65 के युद्ध में हुए और इतने ही करीब 71 के युद्ध में हुए। अब तक 47, 65 और 71 के युद्धों में लगभग 41,844 परिवार विस्थापित हुए हैं। उनको भी भारत सरकार ने ढेर सारी चिंता करी है, मैं आगे बताता हूं। मगर ये बिल जो है मान्यवर, 3 सीटें, 2 जम्मू कश्मीर से विस्थापित परिवारों के लिए और 1 सीट पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से विस्थापित आए हुए कश्मीरी भाइयों के लिए रिजर्व करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने बहुत मन के साथ, चाव के साथ और संवेदना के साथ किया। मान्यवर, ये जो फैसला है उसी एक्ट का हिस्सा है जिस एक्ट को सब चैलेंज करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, जब आप 5 अगस्त 2019 के बिल को चैलेंज करते हो, तब आप डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट को भी चैलेंज करते हो। ये मत भूलो कि आप इनके रिजर्वेशन के खिलाफ बात करते हो। मान्यवर, डिलिमिटेशन कमीशन ने गंभीरता से विचार करने के बाद समुदायों का प्रतिनिधित्व नॉमिनेशन द्वारा कराने की सिफारिश की है। और मान्यवर, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, जो आज स्वाभाविक है राष्ट्रपति शासन है, उसने भी अपना अभिप्राय डिलिमिटेशन कमीशन को दिया था। भारत सरकार ने के गृह मंत्रालय ने भी दिया था कि इनके प्रति सिंपैथेटिक व्यू लेना चाहिए, इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जब वो अपनी जमीन में ही नहीं है तो असेंबली में कैसे चुनकर जा सकते हैं। मान्यवर, और ये आदेश उन्होंने प्रकाशित किया था, जिसको आज कानूनी जामा पहनाकर मैं ये बिल को लेकर उपस्थित हुआ हूं। मान्यवर, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन ने और भी कई फैसले किए हैं, मैं जरा सदन के सामने पूर्व की स्थिति और अभी की स्थिति बताना चाहता हूं। पूर्व में जम्मू में सिर्फ 37 सीट थी, 37 सीट थी। अब नए डिलिमिटेशन कमीशन ने 37 से बढ़ाकर 43 सीट जम्मू क्षेत्र में बनाने का काम। मान्यवर, कश्मीर में 46 सीट थी, 46 सीटें थी। अब 46 की जगह 47 सीटें, 47 सीटें बनाने का काम। इस तरह से जम्मू और कश्मीर दोनों को मिलाकर 83 सीटें थी। लद्दाख की सीटें निकाल दी है क्योंकि वहां यूटी बन चुकी। 83 सीटें थी, उसकी जगह 90 सीटें अब डिलिमिटेशन कमीशन ने करी है, जिसको भारत सरकार ने माना है।
और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है, क्योंकि हम अभी भी मानते हैं, कोई जिसको जो बोलना है वो बोले, इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं चाहता। मान्यवर, हमने 24 सीटें पाक ऑक्यूपाई कश्मीर के लिए सुनिश्चित की है। मान्यवर, अब तक SC ST की सीटों में बड़ी विसंगतताएं भी थी, और जो दिग्विजय की कहते थे संवेदनशील अप्रोच होना चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए। SC ST के प्रति संवेदना से ही यह निर्णय हुआ है। पहले जो 7 सीटें थी SC की, उसको हमने बरकरार रखा, और ST की सीट 0 थी, क्योंकि धारा 377 परमिट नहीं करती थी, अब परमिट करती है। 9 सीटों को रिजर्व कर दिया। अरे जो कह रहे थे हमारे डॉक्टर साहब कि गुर्जर बकरवालों ने इस देश को बचाया है, मैं सदन में इस देश के गृह मंत्री के नाते कहना चाहता हूं, मान्यवर, कभी भी युद्ध हुआ, कभी भी आतंकवादियों ने पैंतरे रचे, मेरे गुर्जर बकरवाल भाइयों ने भारत के तिरंगे को ऊंचा रखा। और आज सालों के बाद आज उनको न्याय मिलने जा रहा है। इसका कम से कम मुझे तो बहुत संतोष है। किसी को संवेदनशीलता दिखे या न दिखे, 75 साल तक उनका अधिकार जो भारत के संविधान ने दिया था, कौन रोक कर बैठा था? कौन रोक कर बैठा? क्या कोई जवाब दे सकता है? जम्मू कश्मीर के ST भाइयों के अधिकारों को कौन रोक कर? ये 3 परिवार रोक कर बैठे थे मान्यवर, जो 370 को एंजॉय कर। मान्यवर, और इसके अलावा भी ओपन सीट में भी वो लड़ सकते हैं। मान्यवर दिग्विजय सिंह ने कहा, मान्य सदस्य ने कहा कि भाई इसमें स्पष्टता नहीं है, इनको कितनी मिलेगी, इनको कितनी मिलेगी। मैं फॉर इंफॉर्मेशन दिग्विजय सिंह को कहना चाहता हूं, ये इन प्रिंसिपल बिल है। ट्राइबल डिपार्टमेंट और OBC डिपार्टमेंट से अलग से इसके बिल आएंगे, जिसमें इसके रिजर्वेशन की सीटों की और चिन्हित करने की व्यवस्था होगी। वो एक अलग प्रक्रिया है, मगर ये स्पष्टता से कर देते। मैं दिग्विजय सिंह को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। जब भी वो हंसकर बोलते हैं तब बहुत समाज के अंदर डिस्टर्बेंस होता है। बड़ा रिकॉर्ड है उनका, मैं रिकॉर्ड को जानता हूं। आज भी हंसकर बोले, मैंने बोला क्या निहितार्थ थे, फिर मैंने ध्यान से उनकी चीज को याद कर सोचा, तो मुझे मालूम पड़ा कि इन्होंने कहा कि भाई किसी का छिनकर तो नहीं लगू। ये गुर्जर और बकरवाल को लड़ाना चाहते हैं, गुर्जर और बकरवाल को लड़ाना चाहते हैं। मैं आज फिर से कह देता हूं, मान्यवर, बैठ जाइए दिग्विजय जी, अब हो गया, लोग समझ चुके हैं आपको, बैठ जाइए। मान्यवर, He's not yielding. Go ahead. Honorable Home Minister. He's not yielding. मान्यवर, मैं स्पष्टता करना चाहता हूं, गुर्जर भाइयों की एक भी सीट लिए बगैर बड़े संवेदनशीलता से बकरवाल भाइयों को दिया गया। हमें कोई आपत्ति, गुर्जरों को जो फायदा मिला है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ट्राइबल के सारे फायदे एजुकेशन में और बाकी सारे नौकरियों की रिजर्वेशन में जितने भी फायदे गुर्जर भाइयों को मिल रहे हैं, पहाड़ियों को मिल रहे हैं, वो पहाड़ियों को जो भी मिलेगा वो उसके अलावे मिलेगा। एक भी नौकरी ना खत्म होगी, ना एक भी शिक्षा की सीट खत्म होगी। पूरा का पूरा अधिकार आपका भी रहेगा, उनका भी। मान्यवर, एक बहुत बड़ी चर्चा चली कि जवाहरलाल नेहरू जी का कश्मीर के लिए कंडक्ट, और इस पर हमारा नजरिया थोड़ा तंग है। जहां तक तंग नजरिए का सवाल है साहब,
देश की एक भी इंच जमीन का सवाल है, हमारा नजरिया तंग रहेगा, हम दिल बड़ा नहीं कर सकते। किसी को अधिकार नहीं है अपने बड़े हृदय को दिखाने के लिए देश का एक भूभाग देश से चला जाए और मूक दर्शक बनकर खड़े रह जाए, किसी को अधिकार नहीं। मैं आज फिर से कहता हूं, ये आरोप से मैं सहमत हूं, हमारा नजरिया तंग है। देश की एक इंच जमीन भी जाती है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मतलब सर्वोच्चता से संघर्ष करेगा, लड़ाई करेगा और लड़ेगा। हमें कोई इसमें शर्म की बात। मान्यवर, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। बहुत कुछ कहा है, अभी कहा गया नेहरू के कारण कश्मीर यहां है। नेहरू जी के न होते तो शायद ये बिल ही नहीं आता और कश्मीर होता ही नहीं। इस तरह से कहा। मैं आज कहना चाहता हूं कि जो आजादी के बाद भारत की रचना को जानते हैं उनको मालूम होगा हैदराबाद में इससे भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। क्या जवाहरलाल जी गए थे क्या? तो यहां गवर्नमेंट नहीं, यहां नेहरू। क्या कर रहे हो खड़गे जी? अभी भी वापस आओ। एक मिनट, रिकॉर्ड पर है कश्मीर में दिग्विजय जी ने सरदार पटेल का नाम नहीं लिया। एक नाम लिया शेख अब्दुल्ला का, दूसरा नाम दिया जवाहरलाल नेहरू का। तो वो होम मिनिस्टर थे, क्यों नहीं दिया भाई? अब सुनिए दिग्विजय जी, अब सुनिए, सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। हमने सुना है, धैर्य से सुना है। मान्यवर, जूनागढ़ में क्या जवाहरलाल नेहरू गए थे? हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू गए थे? लक्षद्वीप में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जोधपुर में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जवाहरलाल नेहरू एक ही जगह काम देखते थे, जम्मू कश्मीर में, जिसको आधा छोड़कर आ गए। एक ही जगह देखते। मान्यवर, दूसरा, विलय लेट क्यों हुआ? सारे लोग जानते हैं साहब, इतिहास को 1000 फुट नीचे दफन कर दो, वो ऐसा बीज है जो वटवृक्ष बनकर सच्चाई बाहर आ जाती है। सब जानते हैं कि हमारा विलय इसलिए लेट हुआ कि महाराजा पर किसी एक व्यक्ति को विशेष स्थान देने का आग्रह था, शेख अब्दुल्ला को विशेष स्थान देने का आग्रह था। इसके कारण विलय लेट हुआ और पाकिस्तान को आक्रमण करने का मौका। मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि इतने सारे कठिन राज्यों का विलय हो गया, कहीं पर 370 क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ना जोधपुर में है, ना जूनागढ़ में है, ना हैदराबाद में है, ना लक्षद्वीप में है। क्यों 370 नहीं है? कि संवेदनशील हृदय के कारण 370 है। संवेदनशील हृदय। मान्यवर, कंडीशन किसने रखी? किसने स्वीकार की? इतिहास जवाब मांगता है, देश की जनता जवाब मांगती है, जवाब देना पड़ेगा। भाग नहीं सकते इतिहास से कोई। मान्यवर, सेना भेजने में देरी क्यों हुई? और ये कहते हैं कि इसके बाद भी देरी हुई है। मैं साहब एक रेफरेंस सैम मानेकशॉ का देना चाहता हूं। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ तब डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस थे। उन्होंने एक जगह पे कहा है कि कबीलाई हमलावर आक्रामक और लूट मचा रहे थे, तब चर्चा में ही व्यस्त थे। मैं व्यक्ति का नाम देना नहीं चाहता वरना खड़े हो जाएंगे। तब एक मीटिंग में सैम मानेकशॉ मौजूद थे। सरदार पटेल जी ने नेहरू जी को कहा, जवाहर आप कश्मीर चाहते हो या नहीं चाहते हो, देरी क्यों हो रही है? तब जाकर सेना भेजने का निर्णय हुआ। जवाब देना पड़ेगा। नहीं दिग्विजय भी ऐसे मत करे, मैं भेज दूंगा आपको, पुस्तक ही भेज दूंगा। मान्यवर, Honorable Home Minister is not yielding. He is not yielding. Honorable Home Minister is not yielding. मान्यवर,
मान्यवर, एक बात सर्वविदित है, अगर असमय सीज फायर नहीं होता, सीज फायर असमय नहीं होता तो आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नहीं होता। अब पत्रों का जिक्र करें, किसी अंग्रेज सेनापति ने देखा, मैं जरूर देखूंगा इसको, अगर लिखा है तो देखना चाहिए, परंतु अफसर कुछ भी कहे, देश का प्रधानमंत्री का देश की जमीन के लिए संवेदनशीलता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मान्यवर, इतना छोटा सवाल है। हमारी सेना जीत रही थी, वो भाग रहे थे, 2 दिन रुक जाते, पूरा पाक ऑक्यूपाई कश्मीर तिरंगे के तले आ जाता। क्यों किया? दूसरा, क्यों मामले को यूएन में ले जाया गया? अब ये सारी चीजों को आप कहते हैं कि रेफरेंस लाइए, रेफरेंस लाइए। मान्यवर, मुझे मालूम था दिग्विजय सिंह, करता हूं, बैठिए, मुझे मालूम था साहब ये खड़े हो जाए।